बिहार में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इसकी उत्पादकता कम और लागत ज्यादा देखा गया है। इस अनुपात को कम करने के लिए हमारे वैज्ञानिक धान की तरह ही गेहूं को भी SRI यानी श्री तकनीक से बढ़ावा दे रहे हैं। जहां परंपरागत खेती में बीज दर काफी लगता था, वहीं SRI विधि से गेहूं की खेती में बीज की मात्रा काफी कम हो जाती है। SRI विधि से गेहूं की खेती के अपने ही फायदे हैं, जो कि हम इस पूरे भाग में बताएंगे। जहां परंपरागत खेती में बीज दर काफी लगता था, वहीं SRI से गेहूं की खेती में बीज की मात्रा काफी कम हो जाती है। साथ ही साथ खरपतवार पर भी नियंत्रण सही ढंग से रखा जा सकता है। जिस कारण फसल की पैदावार में वृद्धि और लागत में कमी देखी जाती है। और यही कारण है कि आज बिहार में इस विधि को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, इस भाग में हम आपको SRI से गेहूं की खेती के बारे में बारीकियों से बताएंगे। पहले जानते हैं क्या है SRI से गेहूं की खेती। आज तक पूर्व में जो पारंपरिक विधि से गेहूं लगाई जाती थी, उसमें बीज दर ज़्यादा दिया जाता था। स्पेसिंग का कोई महत्व नहीं था। कहीं भी छिटकमा विधि से, स्प्रेइंग विधि से गेहूं को बो दिया जाता था। पानी किस समय पटाया जाए, सिंचाई की व्यवस्था की जाए, इसको भी कोई खास तकनीकी ज्ञान उन लोगों के पास नहीं था, जिस कारण से गेहूं की उपज में वृद्धि के बदले घटता ही जा रहा था। खास करके कुछ जगहों पर जहां पर हीट टॉलरेंस वैरायटी लगाया जाए, वहां पर न लगाना, किस वैरायटी को पहले लगाया जाए, किस वैरायटी को बाद में लगाया जाए, ऐसा नहीं करना, खाद की उचित मात्रा का प्रयोग नहीं करना। जैसे कि करनाल, पंजाब साइड में करनाल बंट वगैरह, वैसे तो गेहूं में बहुत कीड़ा मकोड़ा का कोई खास ये नहीं है, एंटोमोलॉजी का कोई खास काम नहीं है। थोड़ा सा रोग का है इसमें कि रोग लगता है। बिहार में बहुत कम रोग लगता है। कुछ रोग है जैसे करनाल बंट है, गेठुली है, गुल्ली डंडा है, इस तरह के कुछ हैं जो बीड्स का प्रकोप है और रोग के प्रकोप हैं। तो शुरू से SRI विधि जो अभी 3-4 साल से प्रचलित हुआ है, अभी पूर्ण रूप से किसानों के बीच नहीं गया है। वैसे समाचार पत्रों के माध्यम से देखा जा रहा है कि नालंदा के किसान इस पर काफ़ी कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहला कि हम उचित और अच्छे किस्मों का चुनाव करें। तो उचित और अच्छे किस्म किसी अगर एग्रीकल्चर संस्था से आप लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए ब्रीडर सीड है 48 रुपये किलो है, या फाउंडेशन सीड है 44 रुपये 46 रुपये kg है। तो जो हम बीज में 120-125 kg पहले डालते थे, अब हम मात्र 20-25 डालेंगे, यानी कि 1 क्विंटल सीधा सीधी आपको यहाँ पर 4,500 रुपये की बचत होती है बीज में। अब कम बीज डाल करके मुझे उतने ही कल्ले लेने हैं, यही विधि श्री विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से है। तो आप SRI से गेहूं की खेती के बारे में अवगत हो गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। यानी अगर आप SRI विधि से गेहूं की खेती करने जा रहे हैं, तो आप खेत की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले अपने खेतों में कल्टीवेटर से 2 बार जुताई कर ले सकते हैं। इसके बाद रोटावेटर का इस्तेमाल कर आप अपने खेतों को लेवलर से समतल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लेजर लेवलर तकनीक उपलब्ध हो तो और भी बढ़िया। जमीन लेवल यानी समतल होने के बाद खेतों में पानी एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाता। खेत को समतल करने के बाद बीच बीच में पंक्तियां बना लेनी चाहिए।
ताकि सिंचाई करने में सुविधा हो। एसआरआई में सबसे पहले हम गेहूं के बीज के प्राण शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहेंगे। जैसे खेत की तैयारी समुचित होनी चाहिए। गेहूं का जड़ थोड़ा उथला होता है, कम 2-1 सेंटीमीटर शुरुआत का होता है, अतः हम ऊपरी परत की जुताई खूब भुरभुरी मिट्टी, अंग्रेजी में जिसे हम पल्वराइजेशन कहते हैं, उस तरह का होना चाहिए। इसलिए हम लोग उसके लिए कृषि यंत्र में रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर धान आप खेत में लगाए हों तो उसको कल्टीवेटर से 2 जुताई करके पुनः अगर डिस्क चलवा सके तो ठीक, नहीं तो रोटावेटर का इस्तेमाल कर दें और उसमें लेवलर के द्वारा, चूँकि धान का खूंटी हट जाए तो वो कर करके ज़मीन जो हो जहाँ पर पानी नहीं लगे, इसीलिए हम उसका लेवलर का इस्तेमाल करेंगे। बीच बीच में पहले डंडे बना देंगे जो पानी के सिंचाई करने में छोटे छोटे क्यारियाँ में हो और सुविधाजनक हो। अब बात आती है बीजोपचार की। कोई भी फसल लगाने से पहले बीजोपचार अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे फफूंद जनित रोगों से बचाव मिलता है, साथ में आगे होने वाले अन्य रोगों से भी बचाव होता है। कैसे करें बीजोपचार और क्या होते हैं इसके फायदे, आइए विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से ही। श्री विधि का जो मेन थीम है कि बीज चूँकि हम कम मात्रा में डाले हैं तो उसके प्राण शक्ति में कैसे ग्लूकोज या अन्य जिंक या अन्य जो छोटे पोषक तत्व हैं, माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको डाला जाए। इसके लिए हमें कम से कम 30 घंटे का समय चाहिए। 30 घंटे बाद बुवाई करना है। उसके तैयारी, बीज की तैयारी हम 30 घंटा पहले से करेंगे। जैसे कि अगर 1 हेक्टेयर लगाना है तो 22 केजी बीज हम ले लेंगे 2.5 एकड़ में। उसमें 3 लीटर गोमूत्र मिलावेंगे और 10 किलो वर्मी कंपोस्ट मिलावेंगे। वर्मी कंपोस्ट में एनपीके की मात्रा तो है ही, 7 मुख्य छोटे पोषक तत्व हैं, माइनर एलिमेंट्स हैं, जिसमें जिंक है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, आयरन है, तांबा है, ये सब हैं। तो इस तरह से एक बड़े से नाद में हम 22 केजी बीज को रखेंगे। उसके ऊपर से हम वर्मी कंपोस्ट 10 किलो डालेंगे, 3 लीटर गोमूत्र डालेंगे और 7 से 8 लीटर हम पानी का छिड़काव करेंगे। चूँकि उसमें फफूंदनाशक रोग भी, फफूंद डिजीज़ लगने का इसमें रोग की संभावना रहती है, अतः बीटावैक्स या कार्बेंडाजाइम या मेनकोजेब कोई भी जो है वो 20%, मतलब कि 20 केजी में 20 ग्राम के हिसाब से उस पर छिड़क देंगे। पानी की मात्रा जो हम 7-8 लीटर दिए हैं वो ऊपर फुहारे के रूप में देंगे और उसको लकड़ी के सहायता से मिलाएंगे। इसलिए हाथ से इसलिए नहीं छूना है कि जो भी हम उसमें फंगीसाइड डाले हैं उससे हाथ में इरिटेशन या नोचनी टाइप का हो सकता है। या हाथ से अगर मिलाना हो तो हाथ में प्लास्टिक पॉलीथीन पहन लीजिए, इसके बाद हाथ से मिलाइए। मिलाने के बाद उसको हम उसी नाद में 12 घंटे तक छोड़ देंगे फूलने के लिए। तत्पश्चात उसे हम एक जूट के बोरे में भर लेंगे और उसका पानी निकलने के लिए छोड़ देंगे। पानी जो निकल गया उसको फेंक देंगे बाहर। फिर 3-4 घंटा छाया में उसको सुखा लेंगे। ये सब प्रक्रिया में मुझे 30 घंटे का समय चाहिए। इसके बाद वो जो पोषक तत्व या और अन्य गोमूत्र वगैरह जो डाले हैं वो नमी के द्वारा गेहूं का जो बीज है वो सोख लेगा अपने आप में और बीज थोड़ा फूल जाएगा। इसके बाद हम खेत में जा कर के इसको 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर के रो में हम इसको लगाना प्रारंभ करेंगे। 25-25 पर 2-2 दाना ही बीज डालना है। खास ध्यान इसी बात की है कि मात्र 2 दाना डालेंगे। शुरू में तो आपको लगेगा कि जहाँ तहाँ एक एक पौधा उखड़ा हुआ है, लेकिन जब प्रथम सिंचाई करेंगे, खाद की मात्रा देंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। पारंपरिक विधि से अगर हम गेहूँ करते थे उसमें एक गेहूँ के बीज में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 21 कल्ला निकला करता था, लेकिन इसके द्वारा मेरे प्रयोग में यह सिद्ध हो चुका हुआ है कि इसमें 81 से 90 कल्ला तक निकलता है। तो अर्थात हम 2.5 से 3 गुना 4 गुना तक ज़्यादा वृद्धि हम कर लेते हैं। उसी प्रकार से बालियों का साइज़ भी इसमें अच्छा जाएगा, दाने भी पुष्ट होंगे। दाने का जो गिनती है, पहले एक में 70-80 दाने रहते थे, इसमें 1.5 दाना भी रहेगा। 1.5 सवैया दाना तो निश्चित होगा, 100 से ऊपर का ही काउंटिंग हो रहा है।
जब इसको आप 100 सीड वेट करेंगे, 100 दाने का अगर हम वेट करते हैं, तो पहले जहाँ 3.5 ग्राम होता था, इसके दाने निश्चित रूप से 5 ग्राम को पार करेंगे। तो हर तरह से सीड प्रोडक्शन के ख्याल से भी श्री विधि के द्वारा उत्पादित गेहूँ बहुत अच्छा मात्रा में, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। एसआरआई विधि में सबसे ज़्यादा महत्व बीज की दूरी का है। इसके लिए 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे और 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक जगह पर बीज के 2 दाने ही डालने चाहिए। तीसरी चीज़ कि स्पेसिंग का, पक्ति से पक्ति और का महत्व है। तो 25 बाई 25 के आधार पर 25 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी एवं 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी हम पहले तय करेंगे। इसमें मुख्य चीज़ स्पेसिंग का है। अगर बीज दर की बात करें तो 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 20 से 25 किलो बीज का ही इस्तेमाल होता है, जो कि पारंपरिक विधि से काफी कम है। यानी कि किसान भाई, आपको ज्यादा महंगे बीज खरीदने से निजात मिल सकती है। दूसरी चीज, जहां हम सीड रेट, गेहूं का बीज दर अन्य पारंपरिक विधि में 1 हेक्टेयर में 100 से 120 केजी, टाइमली सोन में 100 केजी और लेट वेराइटी में 120 से 125 केजी तक का इस्तेमाल करते थे। इसमें काफ़ी कम, यानी कि मात्र 20 से 25 केजी बीज का ही इस्तेमाल होगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि गेहूं की जो उपज क्षमता है, सारे प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि 55 क्विंटल से ज़्यादा हम नहीं उपजा सकते हैं। तो अब हमें खेती में तब ही फायदा होगा जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगावें, उत्पादन में जो खर्च है उसकी कमी करें, और जो उपज आ रहा है वो कांस्टेंट अगर है तो उसके बीच का जो मार्जिन मनी होगा वो हमें ज़्यादा होना चाहिए। किसान भाइयों, बीज की बुआई कैसे की जाए वो भी हम जान लेते हैं। दरअसल बीज की बुआई करने के लिए रस्सी का सहारा लिया जाता है और उस रस्सी पर 25 सेंटीमीटर की प्रत्येक दूरी को चिन्हित कर लेना चाहिए और उसी चिन्हित जगह पर बीज की बुआई करना चाहिए। आइए इस प्रक्रिया को हम विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। जब हम खेत में बुवाई के लिए आएंगे तो एक रस्सी लेंगे और रस्सी में छोटे छोटे कपड़े का टुकड़ा हम 25-25 सेंटीमीटर में रस्सी के बीच फंसा लेंगे और फिर 25 सेंटीमीटर का एक डंटा लेकर के उसके आधार पर हम पहले लाइनिंग करेंगे और एक मजदूर हर 25 सेंटीमीटर पर वो खुरपी, छोटे खुरपी की सहायता से 2-2 दाने डाल के बोता चला जाएगा। बट नेचुरल है कि जब हम पारंपरिक विधि से खेती करते थे तो उसमें जब हम सोइंग किए, बुवाई किए, उसके 6ठे, 7वें, 8वें दिन गेहूं निकलना शुरू होता था या निकल जाता था बाहर की ओर। इसमें मात्र तीसरे दिन ही गेहूं निकल जाएगा। चूँकि जो फूलने की प्रक्रिया है, जो मिट्टी में जो क्रिया होती, सस्य क्रिया, वो क्रिया हम बाहर ही 30 घंटा के कार्यक्रम में कर चुके हुए हैं। तो अगर गेहूं के खेत में सबसे बड़ा जो समस्या है वो नमी की समस्या है। धान का कटनी या किसी भी तरह का परती खेत को जब तक परती है नमी बची हुई है, जो ही उसको हम जुताई करते हैं नमी भाग जाती है। किसान भाई नमी को लाने के लिए पानी पटाते हैं, जो अलग से एक्स्ट्रा खर्च है, और उसके बाद फिर उसको सुखाने के लिए 3-4 दिन इंतजार करते हैं, फिर 3-4 जुताई अनावश्यक रूप से उस खेत में देना पड़ता है। इन सारी बातों से बचने के लिए कम समय में गेहूं को हम अंकुरण क्षमता में वृद्धि करा लें, ये श्री विधि का पहला उद्देश्य है। और उसके पहला उद्देश्य तो मैंने बताया ही कि इससे हमारा बीज दर में काफ़ी कमी हो रही है, काफ़ी हम 4 गुना बीज दर, 5 गुना बीज दर हम बचा ले रहे हैं। किसान भाइयों, अब तक आपने जान लिया मिट्टी का चुनाव, बीज दर और बीज लगाने की दूरी के बारे में। अब बात करते हैं एसआरआई विधि से गेहूं की खेती में खाद एवं उर्वरक के बारे में। एसआरआई विधि में खाद और उर्वरक की बात करें तो इसकी अनुशंसित मात्रा वैज्ञानिकों के मुताबिक 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालना उचित होता है।
यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि अच्छी उपज के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का व्यवहार बहुत ही आवश्यक है। इसकी मात्रा और उपयोग विधि को हमारे वैज्ञानिक आपको विस्तार से बता रहे हैं। खाद की अनुशंसित मात्रा है वो 120, 80 और 60 का है। मतलब 120 केजी प्रति हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़ से होता है। 1 हेक्टेयर में 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 60 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। उसे हम विभिन्न फार्मूला से तय कर लेंगे कि हमारे पास खाद अगर डीएपी के फॉर्म में है तो उसको हम निकाल लेंगे, चूँकि डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस की मात्रा है। पोटास हम देते हैं, उसमें 60% पोटास की मात्रा है। और हम नाइट्रोजन के कमी को सप्लीमेंट करने के लिए उसमें यूरिया भी मिलाते हैं, जिसका कि 46% उसमें मात्रा है। हम खाद की मात्रा तैयार करके हम खेत के तैयारी के समय ही पूर्व में, पहले क्या होता था कि बीज के समय खाद डाला जाता था। हम इस विधि में 2 कल्टीवेटर चलाने के बाद ही खाद का इस्तेमाल कर देंगे, देन रोटावेटर हम चलाएंगे। इससे क्या होगा कि खाद का संपूर्ण मात्रा पूरे मिट्टी के कणों में आराम से बढ़िया से मिल जाए। अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि समय पर फसल की सिंचाई की जाए। इस विधि में सिंचाई के दौरान पानी की मात्रा, सिंचाई का समय और सिंचाई की संख्या पर ध्यान देना अनिवार्य है। एसआरआई विधि यानी श्री विधि में गेहूं में 15 से 16 दिन में ही पहली सिंचाई कर देना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि पहली सिंचाई के समय खेतों में ज़्यादा पानी नहीं पड़े, यानी हल्की सिंचाई ही करें। आमतौर पर बिहार में 2 से 3 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सिंचाई की संख्या मिट्टी पर भी निर्भर करती है। आइए सिंचाई के बारे में और विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। इसके बाद जब गेहूं का अंकुरण 3 दिन में हो गया तो पारंपरिक विधि से हम 21 दिन में पहले सिंचाई करते थे। तो हमें 21 नहीं, इसमें मात्र 15-16 दिन में ही सिंचाई करना है। कारण कि इसमें कहा गया था कि एक टैप रूट होता है गेहूं के प्ल्यूम्यूल में, भीट के प्ल्यूम्यूल में जो पहली जड़ निकलती है वो टैप रूट है। वो टैप रूट जो गेहूं को खड़ा रखने में सहायता करता है और सीधे ज़मीन के अंदर उदाग्र रूप से जाती है। तो वो टैप रूट का जो कैप है, जो टोपी है, वो टोपी पारंपरिक विधि से गेहूं करने में 21वां दिन खुलता है। उस समय उसको पानी की आवश्यकता होती है। और अगर हम श्री विधि के द्वारा करते हैं जो मात्र तीसरे-चौथे दिन में अंकुरण होता है, तो हमको 15 या 16 दिन में हम प्रथम सिंचाई दे देनी होगी। ध्यान रहे कि प्रथम सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए, ज़्यादा पानी खेत में नहीं लगना चाहिए। हल्की सिंचाई करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। साथ में साथ हर सिंचाई पर शुरू में जो नाइट्रोजन का डोज मैंने दिया वो बेसल डोज के रूप में आधा मात्रा ही देना है, जो आप लोग तो जानते ही हैं, पहले से भी कर रहे होंगे। और बाकी का जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको यूरिया के रूप में जितना सिंचाई की आपके पास क्षमता हो, मान लीजिए कि आपके पास एक ही सिंचाई की क्षमता हो, तो पहला सिंचाई 15-16 दिन पर करके उसी में सारी यूरिया की मात्रा दे देना है। अगर आपके पास 2 क्षमता है 2 सिंचाई करने की, तो पहली सिंचाई 15-16 दिन पर, दूसरी सिंचाई 35 से 38 दिन के बीच करके वो यूरिया के मात्रा को दे देना है। अगर आपके पास क्षमता है 3 सिंचाई करने की, तो तीसरी सिंचाई जिस समय गेहूं में दूध भरने का समय आता हो दाने में, उस समय देने का प्रावधान है, जो कि 52 से 55-56 दिन के बीच आता है, उस बीच कर दिया जाए। चूँकि श्री विधि से गेहूं कर रहे हैं, इसमें स्पेसिंग है। प्रथम सिंचाई के बाद ही शुरुआत का कल्ला निकलने लगेगा, द्वितीय सिंचाई के बाद संपूर्ण कल्ला निकलेगा। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में खरपतवार के कारण उपज में काफी कमी देखी गई है। इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। श्री विधि से गेहूं की खेती में खरपतवार को निकालना भी आसान होता है। खरपतवार के अगर प्रकारों की बात करें तो गेहूं में आमतौर पर खरपतवार जो पाए जाते हैं उनमें से कुछ मुख्य हैं,
जैसे मोथा, बथुआ आदि, जो फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। तो उस बीच खरपतवार का भी थोड़ा सा प्रकोप रहता है। इसमें 7-8 प्रकार के खरपात, वैसे तो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रकार के खरपात हैं, लेकिन खरपतवार जो मुख्यतः हैं वो कृष्णनील है, सत्यानाशी है, हिरणखुरी है, मोथा है, बथुआ है, ये सब ज़्यादा नुकसान करता है। इसके लिए अगर खेत के तैयारी के समय ही अगर हम कुछ खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल कर दे तो ठीक है। वैसे खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल करने से जैविक खाद का प्रभाव कुछ कम जाता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा खरपतवार नाशी दवा छिड़कने के उद्देश्य में नहीं रहते हैं। इसके लिए जो 25 सेंटीमीटर का कतार से कतार की दूरी है, उसके बीच सिंचाई के 3-4 दिन बाद, हर सिंचाई के 3-4 दिन बाद जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाए, उस समय कोनो बीडर के सहायता से हम उसको कोड़ाई करेंगे। इसमें क्या है, इसमें 2 फ़ायदा, अभी एक नवीन प्रयोग में एक और फ़ायदा आ गया है कि जैसे मोथा है या और कुछ इस तरह के घास पतवार हैं, वो अगर दब जाते हैं, उलट के टूट के दब जाते हैं, तो पहली बात है कि मिट्टी पल्वराइज्ड होगी, भुरभुरी होगी और एरिएशन मिलेगा। ऊपर से ऑक्सीजन मिट्टी के जड़ों में, जो पौधा हमारा ऑक्सीजन लेना है वो लेगी, उससे पौधे का विकास होगा। दूसरा, खरपतवार जो सड़ेगा तो उससे एक मेलिक एसिड का निर्माण होगा, जो मेलिक एसिड किसी न किसी हालत में हमारे पौधे को फ़ायदा ही पहुंचाएगा, वो एक एंजाइम्स होता है। इस तरह खरपतवार को भी हम इस रूप में गेहूं के पौधे को बढ़वार में सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने जाना एसआरआई विधि से गेहूं की खेती के तमाम पहलुओं के बारे में। गेहूं के तीसरे सिंचाई के बाद अपने खेतों में जाकर देखते रहना चाहिए कि फसल पक तो गया है या नहीं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि फसल के पकते समय पौधा जमीन पर न गिरे। इसके लिए एसआरआई विधि ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि पंक्तिबद्ध फसल रहने से पौधे गिरने से बच जाते हैं। इस खासियत के बारे में बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। 3 सिंचाई के पश्चात जब गेहूं में दाने पुष्ट हो जाएं, भर जाएं, इसके बाद हम इसको वॉच करेंगे कि इसको हम देखभाल करेंगे कि कब दाने पकने का समय आवे। गेहूं में खास करके यह ध्यान देने की बात है कि दाना को थोड़ा हम पूर्ण रूप से पका लें। सब दाना एक साथ जब पूरा पक जाए तब गेहूं गिरे नहीं खेत में, ये ध्यान देते हुए उसके पहले हमको कटनी करना होगा। अब आप देखते होंगे, आपके मन में एक भ्रम आता होगा कि पहले जो हम पारंपरिक विधि से, छिटकमा विधि से करते थे, और उसमें अगर तीसरी या चौथी सिंचाई अगर हम लेट देते थे, उस समय पछुआ हवा का प्रकोप हो जाता है। यानी कि समय रहता है फरवरी मिडिल के बाद, 15 फरवरी के बाद का समय जो आता है, तो पौधे आपके गिर जाते थे खेत में। और पौधा का गिरना गेहूँ का बर्बाद होना का लक्षण है। मतलब कि उसमें नमी होने का मतलब है बाली का काला हो जाना, उसके दाने का काला हो जाना, वो सीड बीज के लायक नहीं रहता है और कई तरह की बीमारियां लगती हैं। उपज क्षमता भी बहुत घट जाती है। लाइन सोइंग से जो हम कतार में लगाए हैं, इससे एक फ़ायदा यही है कि पंक्तिबद्ध रूप में ये रहता है। और पछुआ हवा, अगर पछुआ हवा का प्रकोप है तो हम कोई भी लाइन अगर खोलेंगे तो पूरब से पश्चिम के ओर की ओर खोलेंगे, ताकि वो लाइन से क्रॉस कर जाए, क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे और हवा का दबाव पौधों पर नहीं पड़े, पौधा लॉगिंग नहीं करेगा, सिंचाई भी आपका ठीक ठाक रहेगा उसमें। प्रथम सिंचाई अगर आपके पास सुविधा हो तो स्प्रिंकलिंग मेथड से करें, चूँकि हल्की सिंचाई उसके द्वारा बहुत आवश्यक होती है। गेहूं की जड़ उथली होती है, छोटी होती है, इसमें बहुत गहरी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कम समय पारंपरिक विधि से, जैसे कि 1 घंटा 5 HP का पंपिंग सेट चला के आप 3.5 से 4 कट्ठे पटा लेते थे। स्प्रिंकलिंग मेथड से या हल्की सिंचाई के माध्यम से 1 घंटा 3.5 HP का पंपिंग सेट, जो आपका कम डीजल भी खाएगा, उससे आप कम से कम 12 से 15 कट्ठे की सिंचाई कर सकते हैं। तो हम सिंचाई में भी पैसा मेरा बचत हो गया, बीज में मेरा पैसे का बचत हो गया, कल्ले मेरे ज़्यादा निकल गए और 1.25 गुना
1 क्विंटल जहां हम उपज लेते थे वहां 1.2 यानी कि 1.25 गुना निश्चित रूप से वृद्धि होना है। दाने पुष्ट होंगे। अगर हम सीड प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो मेरे सीड के रूप में ज़्यादा निकलेंगे और अबीज नॉन सीड के रूप में कम गेहूं का बर्बादी होगा, कम निकलेगा। इस तरह हम सीड के रूप में भी अच्छे कमा सकते हैं और गेहूं के फसल के रूप में भी अच्छे कमा सकते हैं। इस तरह श्री विधि की खेती से आप किसान लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं लगने के बाद सबसे महत्वपूर्ण समय तब आता है जब आप इसकी कटाई, मड़ाई और भंडारण करते हैं। जी हाँ, कटाई, मड़ाई और भंडारण से संबंधित भी कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को आप जान लें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं। गेहूं के बीज के भंडारण के लिए अब तक मैंने आपको बताया कि इस जुताई से लेकर के और पोस्ट हार्वेस्ट तक उसकी मड़ाई, थ्रेसिंग वगैरह कैसे कर लें। तो थ्रेसिंग में खास बात ध्यान देना होगा कि अगर मुझे इसको बीज के लिए संरक्षित करना है तो इसमें नॉन सीड नहीं हो। तो जहां हम छोटा थ्रेसर लगाते हों वहाँ पर थ्रेसर की पहले भीतर में अगर पहले से कुछ थ्रेस किया हुआ है तो उसमें जो बीज है उसको बढ़िया से झाड़ लेंगे। फिर नीचे में बड़ा सा पॉलीथीन सीट बिछा के उस पर हम थ्रेसिंग करेंगे। फिर सारे बीज को हटा के फिर दूसरे वेराइटी के बीज का इस्तेमाल करेंगे। इससे मेरा प्योर सीड निकल जाएगा। जिस वेराइटी का है उसी वेराइटी का निकलेगा। दूसरी चीज़ कि इसको हम 2 से 2.5 दिन तक सुखाएंगे कड़ी धूप में। गेहूं के बीज को संरक्षण के लिए बीज में 13% नमी होना चाहिए। उसके बाद उसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा या घुन या और अन्य बिटिल्स का प्रभाव या रोग लगने की कोई गुंजाइश उसमें नहीं रहेगी। उसको और ज़्यादा प्योर बनाने के लिए 1 क्विंटल सीड में 50 से 60 ग्राम मालाथियान पाउडर, फॉलीडॉल पाउडर, दोनों में से जो भी मिल जाए वो बैग में पूरा गेहूं को मिक्स करके मिला करके और पॉलीथीन सीट से इंटरनल जो जूट का बैग अगर है या प्लास्टिक का बैग है उसके अंदर भी पॉलीथीन सीट से उसको पैक कर दें ताकि बाहर की हवा नहीं जा सके। और किसी अच्छे जो कम्पैक्ट जिसमें कि विंडो नहीं हो, वैसे जिसमें खिड़की नहीं हो, वैसे घर में इसको बंद करके रखा जाए। दूसरी चीज़ कि ज़मीन के पास से भी नमी सोखती है। ठंडा रहने के पश्चात भी गेहूं बड़ा सेंसिटिव होता है और वो नमी सोखती है। अतः हम सलाह देंगे आपको कि 2-3 इंच नीचे में गेहूं का भूसा बिछा के या दीवार के साइड में बिछा के और गेहूं की भंडारण किया जाए। तो आप जब अक्टूबर के टाइम में निकालेंगे गेहूं निकालने के लिए, जैसे कि आप मई में भंडारण कर रहे हैं और अक्टूबर में आपको निकालना है, तो आपको गेहूँ ख़राब नहीं मिलेंगे, सीड के लिए उपयुक्त रहेगा। जहाँ तक खैहन का सवाल है जिसको हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, वैसे गेहूं को भंडारण के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना है। चूँकि हम जो मालाथियान या फॉलीडॉल पाउडर दे रहे हैं वो विषैला है। हो सकता है कि गेहूं के अंदर भी उसका कुछ तत्व चला जाए जो हमारे शरीर को खाने में नुकसान पहुंचाएगा। उसके लिए कुछ हम जैविक विधि बताते हैं, जैसे कि जो आजकल धातुला कोठी कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दर पर दिया जा रहा है, उसको लें, या नहीं मिल पाया तो अपने से बनवा लें धातु का कोठी स्टील वाला। उसमें नीचे नीम की सूखी पत्तियां डाल दें, 1 इंच का लेयर। फिर उस पर 1 फीट ऊंचा गेहूं डाल दें। फिर उस पर हम नीम की पत्तियां डालें। इस तरह से क्रमशः करते हुए हम उस सीड को भर लें, सीड बीन को। और लास्ट में उस कोठी के ऊपर और नीचे जो कैप लगे हुए हैं उसको अच्छा गीले मिट्टी से बंद करके, गीले मिट्टी से लपेट के कि अंदर में कोई भी बाहर का हवा नहीं जा सके। ये हमारे खाने के गेहूं के लिए उपयुक्त होगा। तो इस तरह से बीज और खाने वाला गेहूं दोनों हम संरक्षित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने एसआरआई विधि से गेहूं की खेती कितना उपयोगी है। तो देर किस बात की, अगली बार आप जब भी गेहूं लगाएं तो इस विधि को आप अपने खेत के कुछ भाग में लगाकर ज़रूर देखें। अगर इस विधि से आपको अधिक फायदा दिखाई दे तो अगली बार से आप बड़े भूभाग पर इस उन्नत तकनीक को अपनाकर अपार लाभ ले सकते हैं।